Hello students, welcome to third video of Indian Companies Act 2013, ICA 2013. In my two previous videos, I had explained about the definitions, existence of the company and the features of company. I hope you have heard, you have listened, you have seen these video and you have understood the concept of introduction part of Indian Companies Act 2013. In this video I am going to talk you about the types of companies. In this video I am going to talk you about types of companies, and for this I have already sent you a snap, a picture where the classification, the types of companies are mentioned. You kindly see these picture, this doc, and you can understand the different types of companies. In one go, in one shot, I am giving you picture, and that I have already been sent on this group or the legal aspect of business group. Further, now let's have a discussion on the type or classification of the companies. तो सबसे पहले जो हमारा क्लासिफिकेशन है कंपनीज का, ये एक विस्तृत है, डिटेल में है और हम डिटेल में ही डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमारी कंपनीज होती हैं, वेरी फर्स्ट एंड प्रोमिनेंट वन इज द टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन. मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इनकॉर्पोरेशन मीनिंग मेकिंग ए कंपनी अंडर आफ्टर फॉलोइंग the rule, the act as it is mentioned in the act. When somebody wants to establish a company and he or she needs to follow few rules, regulation which is mentioned in the act, उस चीज़ों को फॉलो करते हुए जो एक कंपनी को एस्टेब्लिश किया जाता है, दैट कम्स अंडर दी ऑन बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ऑन बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में तीन तरीके की कंपनीज होती हैं. द वेरी फर्स्ट इज रॉयल चार्टेड कंपनी, द रॉयल चार्टेड कंपनी. सेकेंड इज स्टैचुरी कंपनी and the third one is registered company. I repeat, although it is mentioned in the picture, as I told you, I have sent already on the legal aspect for business group. There are three types of companies under on basis of incorporation. The very first is the royal chartered company, second is the statutory company, and third one is registered company. So let's have a discussion for the royal chartered company. royal chartered company वो कंपनीज हैं जो कि किसी चार्टेड के तहत इस्टेब्लिश की गई है. मजे की बात है, ये कंपनी अब एग्जिस्ट नहीं करती है इंडिया में. इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बैंक ऑफ जापान. ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में इंग्लैंड के राजा या रानी ने एक चार्टेड के तहत इनको एस्टेब्लिश किया. तो जब किसी राजा या रानी के एक चार्टेड के तहत किसी कंपनी को एस्टेब्लिश किया जाता है, दैट कम्स अंडर दी रॉयल चार्टेड कंपनी. इट इज सेड रॉयल बिकॉज इट इज बीइंग एस्टेब्लिश बाय द चार्टेड एंड इट इज इशूड बाय द किंग और द क्वीन ऑफ दैट कंपनी, ऑफ दैट कंट्री. बट दिस कंपनी डजंट एग्जिस्ट नाउ. लेकिन इनका एग्जाम्पल है बैंक ऑफ जापान और भारत के केस में द ईस्ट इंडिया कंपनी. Then second one is under the incorporation is statutory company. Statutory company are the company जिसके लिए आपको एक एक्ट पास, स्पेशल एक्ट पास करना होता है आपकी गवर्नमेंट को, आपके नेशन को, और उस स्टैच्यूटरी के अंदर, उस स्टैच्यू के अंदर उस कंपनी को स्टेब्लिश करने का अधिकार दिया जाता है. इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. LIC एक्ट 1956 में फोर्स में आया और LIC एक्ट में LIC को स्टेब्लिश करने के लिए पावर दी गई. ये पावर आपकी पार्लियामेंट ने दिया गया. इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, जो कि 1948 में आया और इसने एक कंपनी एम्प्लॉय स्टेट ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन खोलने की जिम्मेदारी दी. और इसी तरीके से इसमें एक अनदर एग्जाम्पल है दैट इज कम्स
अंडर दी RBI एक्ट 1934, और RBI एक्ट 1934 ने एक कंपनी खड़ा करने के लिए पावर दी, और उस कंपनी का नाम आज है RBI। तो ये सारे एग्जाम्पल है व्हेन गवर्नमेंट गिव power to people to start a company, but it is by the after passing the statutory that no comes under the statutory company. Okay students, then the third one is under the in the basis of incorporation is the registered company, और registered company is very easy। registered company वो कंपनी है जो या तो हमारा करंट कंपनी एक्ट 2013 को में रजिस्टर्ड होकर शुरू हुई है, स्टेब्लिश हुई है, या ऐसा कोई भी एक्ट जो पहले हमारे देश में चल रहा था उसके अंडर में रजिस्टर्ड होके उनको स्टेब्लिश किया गया है, दैट कम्स अंडर द रजिस्टर्ड कंपनी। तो ये हमारा द वेरी फर्स्ट वी हैड द इनकॉर्पोरेशन, और इनकॉर्पोरेशन में हमने 3 तरीके की कंपनी डिस्कस किया, रॉयल चार्टेड, द सेकंड इज स्टैट्यूटरी, एंड द थर्ड वन इज the registered company. Now I talk about the second type of classification, and second type of classification talks about on basis of liability। ध्यान से समझिए, on basis of liability, और इसमें 3 तरीके की कंपनीज होती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। द सेकंड क्लासिफिकेशन सेकंड टाइप है हमारा द कंपनी टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन बेसिस ऑफ लायबिलिटी। कितनी दायित्व है, उस कंपनी का दायित्व कितना है, उसके बेस पर जब हम टाइप्स ऑफ कंपनी होता है तो उसमें हम पर 3 तरीके की कंपनीज है। द वेरी फर्स्ट इन द लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, एंड द थर्ड वन इज अनलिमिटेड कंपनी। तो नाउ वी विल हैव डिस्कशन अबाउट द लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी कौन सी है? ये अंडर सेक्शन 222 ऑफ ICA, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 इसको बताया गया है। आई रिपीट अगेन, 222 ऑफ ICA, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 बताया गया है। इसमें क्या होता है? लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स टू क्रेडिटर इज लिमिटेड टू द कैपिटल ओरिजिनली इन्वेस्टेड। जितना शेयर होल्डर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, और अगर कल को क्रेडिटर्स की उनकी कोई देनदारियां निकलती हैं, तो जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनकी लायबिलिटी केवल उतनी ही रेशियो में रहेगी। देयर पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी फॉरफिटेड फॉर पेइंग द डेट। आई रिपीट, देयर पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी फॉरफिटेड फॉर पेइंग द डेट। केवल जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही इन्वेस्टमेंट को तक उनकी जिम्मेदारी होगी, उतनी जितनी पेड अप कैपिटल के लिए वो जिम्मेदार हैं उतनी ही की लायबिलिटी उनको क्रेडिटर्स के डेट देने के लिए होगी। सेकेंड वन इज दी लिमिटेड बाय गारंटी। यहाँ पर गारंटी होती है, यहाँ पर शेयर होल्डर्स गारंटी देते हैं कि अगर सपोज कंपनी बंद होती है, ध्यान से सुनिए, अगर सपोज कंपनी वाइंड अप होती है तो मेरी इतनी फिक्स्ड अमाउंट की लायबिलिटी होगी। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी आई विल नॉट बी हैविंग एनी लायबिलिटी। से फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज ए joins to a company and he says that my responsibility will be for rupees 2 lakh if company goes to wind up, देन मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी देयर विल नॉट बी लायबिलिटी। मीनिंग इस केस में क्या होगा, आपका लिमिटेड बाय गारंटी में अगर कंपनी बंद होती है, वाइंड अप होती है, देन उसके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट की गारंटी दी जाती है। ठीक है, कंपनी की लाइफ टाइम में कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है। एंड द थर्ड वन इज अंडर द basis of liability is unlimited company. Try to understand, unlimited company meaning unlimited liability will be unlimited. It means personal assets can be forfeited for the paying the creditor's debt. I repeat, the personal property can be forfeited for paying the debt. This is a unique sort of दी कंपनी जहां पर पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूटिलाइज किया जाता है। मैं लाइन आपके लिए पढ़ देता हूं,
In case company is not able to satisfy its claim at the time of winding up, the partners will contribute accordingly to the ratio of amount invested in the company. The liability may extend to the personal property of its shareholder. तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में दो तरीके से बात की, आपको टाइप्स ऑफ बात किया ऑन बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सेकेंड वन इज ऑन बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. इसके अलावा मैंने आपको जैसे बोला एक पिक्चर भेजी है, तो आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड नाउ. अगर नहीं समझ रहे, बार बार वीडियो को देखिए और आप समझ पाएंगे. मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज का. थैंक यू सो मच.